हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम से कुछ आर्टिकल जो साल भर के अंदर का होगा। ठीक है, तो देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्थायी कार्बनिक प्रदूषक आखिर क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखेंगे देखेंगे देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो स्थायी कार्बनिक प्रदूषक जिसको बोलते हैं पीओपी, या फिर प्लुरल कर देंगे तो पीओपीस, या फिर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। आखिर होता क्या है? तो कह रहा है कि कार्बन आधारित रासायनिक पदार्थ जो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। ठीक है, इसको पीओपी बोलेंगे। और डिटेल से समझना है तो जैव संचयन जिसको बोलते हैं बायो एक्युमुलेशन, और जैव आवर्धन बायो मैग्निफिकेशन की क्षमता रखते हैं। मनुष्यों और वन्यजीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। लंबी दूरी तक यात्रा करने और फैलने की क्षमता रखते हैं। पीओपी क्या होता है? तो रासायनिक पदार्थों का जीव जंतुओं में या मनुष्यों में वो जमा होना, या फिर बोल सकते हैं फूड चेन में वो निरंतर बढ़ोतरी होते जाता है। फूड चेन में सबसे ऊपर जो आता है उसमें सबसे ज्यादा ये संचयन दिख सकता है। तो गुण क्या है? स्थायित्व, पर्यावरण में अपघटित होने में लंबा समय लेते हैं। जैव संचयन, जीवों के उनके उत्तकों में जमा हो जाते हैं। जैव आवर्धन, खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांद्रता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला के ऊपरी स्तर पर जाते हैं उसमें अधिक पाया जा सकता है। विषाक्तता, मनुष्यों और वन्यजीवों के लिए जहरीले होते हैं। वाष्पशीलता की बात किया जाए तो वायुमंडल में आसानी से फैल जाते हैं। इसका उदाहरण कौन है? तो उदाहरण से क्वेश्चन बन सकता है, दे देगा नाम और बोलेगा इसमें पीओपी कौन है मेन रूप से। ठीक है, तो कुछ का नाम जानना जरूरी है। डाई ऑक्सीजन, ठीक है, डाइऑक्सिन। ये कृत्रिम रूप से फल ये सब पे ये डाला जाता है। ठीक है, फल वाले पौधे ये सब पे। कर है फ्यूरॉन। फिर है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। डीडीटी, तो डीडीटी एक तरह से कीटनाशक है, इसका छिड़काव कर सकते हैं फसलों पे। ठीक है, होता है। एलिड्रीन, एलिट्रीन एलिट्रीन शायद ये काजू की खेती पे होता होगा, जिसके कारण क्या होता है केरल में जो बच्चे पैदा होते हैं वो बौने टाइप के पैदा होते हैं, नहीं छोटा, सब जगह नहीं लेकिन इस एरिया में जो किसान खेती करते हैं वहाँ। कर डाई अब ये एल्ड्रीन है कि नहीं कुछ है कीटनाशक, लेकिन जहाँ तक हमको ध्यान में आ रहा है शायद एल्ड्रीन ही होना चाहिए। फिर है डाई एल्ड्रीन, फिर है कैंड्रीन, फिर है हेप्टाक्लोर, मिरेकस, टॉक्सेफिन, क्लोड्रन। फिर यहाँ पे स्रोत क्या है इसका? औद्योगिक प्रक्रियाएं हैं। कीटनाशक है तो कीटनाशक तो बहुत ज्यादा यूज होता है। कचरा जलाना, अनुचित अपशिष्ट निपटान, ये है। प्रभाव क्या है? मानव स्वास्थ्य जैसे कैंसर, प्रजनन संबंधी समस्याएं। और इसी प्रजनन संबंधी समस्याएं के कारण केरल में काजू की खेती करने वाले किसानों में पाया जाता है उनके बच्चे जो कभी कभी होते हैं पैदा होते हैं जो क्या है उनकी हाइट बढ़ नहीं पाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान, तंत्रिका तंत्र को नुकसान। फिर है वन जीव, कर प्रजनन संबंधी समस्याएं, जन्म दोष, प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान, जनसंख्या में कमी। फिर है पर्यावरण, मिट्टी और पानी का प्रदूषण, खाद्य श्रृंखला में व्यवधान। नियंत्रण क्या है इसका? तो बोल रहा है स्टॉकहोम कन्वेंशन इसके लिए प्रयास कर रहा है। तो पीओपीएस के उत्पादन और उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि। फिर उत्पादन पर प्रतिबंध, सुरक्षित निपटान करना है ऐसे पदार्थों का। वैकल्पिक रसायनों का उपयोग करना है, यानी कि जो रसायन मान लेते हैं उपयोगी है उपयोग करना जरूरी है तो उसका कुछ विकल्प ढूंढना है। जागरूकता बढ़ाना। फिर प्रदूषित स्थलों का पुनर्वास, यानी कि वो ऐसा स्थल अधिक प्रदूषित है जहाँ पे जैव आवर्धन हो सकता है, पीओपी जीव जंतुओं में जमा हो सकते हैं तो वहाँ उस स्थान को बदलना। महत्व, पीओपी वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं हैं जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। इनके हानिकारक प्रभावों से मनुष्य और पर्यावरण की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। और ये पीओपी तो सब जगह होंगे क्योंकि अभी फल सब्जियां सब बिना केमिकल के उपजते ही नहीं है। हरित शिक्षा भागीदारी, उद्देश्य हरित शिक्षा भागीदारी, यानी क्या बोल सकते हैं ग्रीन एजुकेशन पार्टनरशिप।
तो शिक्षा प्रणाली में पर्यावरण और स्थिरता को एकीकृत करना। क्या बोल रहा है? शिक्षा प्रणाली में पर्यावरण और स्थिरता को इंटीग्रेटेड करना। कर छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक, जिम्मेदार और सक्रिय बनाना। हरित अर्थव्यवस्था के लिए कौशल और ज्ञान विकसित करना। फिर है मुख्य क्षेत्र पाठ्यक्रम, पर्यावरण संबंधी विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करना। फिर है शिक्षा विधियां, अनुभवात्मक और परियोजना आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना। कर शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षकों को पर्यावरण शिक्षा में प्रशिक्षित करना। संसाधन, हरित विद्यालयों और शिक्षण सामग्री का विकास। फिर है सामुदायिक भागीदारी, स्थानीय समुदायों को शिक्षा में भी शामिल करना पर्यावरण से रिलेटेड हो तो। महत्व क्या है इस शिक्षा का? ये टॉपिक यहाँ पूरा कलर हो गया, कोई बात नहीं। कर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना, स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देना, हरित रोजगार को अवसर पैदा करना, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। फिर है कार्यान्वयन, कर सरकारी नीतियां और कार्यक्रम, शैक्षणिक संस्थानों की पहल। फिर है गैर सरकारी संगठनों एनजीओ की भागीदारी, निजी क्षेत्र का योगदान सफलता के लिए आवश्यक। तो सफलता के लिए क्या आवश्यक है? सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए इसमें। फिर है पर्याप्त वित्तीय संसाधन, नियमित मूल्यांकन और सुधार, जागरूकता और समर्थन बढ़ाना। जीनोम क्या है? तो ये भी खबर में कुछ समय पहले रहा था, ठीक है। तो जीनोम के बारे में हम देखेंगे। परिभाषा क्या है? किसी जीव में मौजूद अनुवांशिक सामग्री जेनेटिक मटेरियल का पूरा सेट ही जीनोम कहलाता है। कर इसमें डीएनए या आरएनए कुछ वायरस में होता है, ठीक है, में निहित सभी जीन और गैर कोडिंग अनुक्रम शामिल है। कर एक जीव का ये कह सकते हैं ब्लू प्रिंट है, पूरी बायोडाटा है, कर सकते हैं घटक जीन। कर प्रोटीन बनाने के लिए कोड प्रदान करते हैं। फिर है गैर कोडिंग डीएनए क्या होता है? तो जीन विनियमन, गुणसूत्र संरचना और अन्य कार्यों में शामिल होता है। गुणसूत्र क्या है? तो यहाँ पे डीएनए के संगठित संरचनाएं हैं, ठीक है। महत्व क्या है जीनोम का? तो जीव के विकास, वृद्धि, प्रजनन और कार्य को निर्देशित करता है। फिर है वंशानुगत लक्षणों का निर्धारण भी करता है, रोगों की संवेदनशीलता को प्रभावित करता है, विकासवादी अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। जीनोम परियोजनाएं क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो कह रहा है किसी जीव के पूरे जीनोम को अनुक्रमित करने और मानचित्रित करने का प्रयास जीनोम परियोजना के कुछ भाग कर सकते हैं, क्रमिक काम कर सकते हैं। मानव जीनोम परियोजना सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। कृषि, चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी में इसका प्रयोग हो सकता है। अनुप्रयोग क्या है? तो चिकित्सा में रोगों के निदान, उपचार और रोकथाम, व्यक्तिगत दवा। फिर एक कृषि, फलों की उपज और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार। जैव प्रौद्योगिकी, नए उत्पादों और प्रक्रियाओं का विकास। विकासवादी जीव विज्ञान, प्रजातियों के बीच संबंधों को समझना। फॉरेंसिक विज्ञान, अपराधों को सुलझाने में मदद करना। तो ये सब जगह पे जीनोम से रिलेटेड जो भी अध्ययन है काम आता है। तकनीकें क्या है? तो डीएनए अनुक्रमण जिसको बोलते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए के आधारों के क्रम को निर्धारित करना। जीनोमिक्स, जीनोम का अध्ययन करना। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जैविक डाटा का विश्लेषण और व्याख्या करना। जीन एडिटिंग, तो ये सब कुछ जीन से रिलेटेड तकनीक है, ठीक है, जिनमें विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों को बदलना होता है, जीन एडिटिंग। नैतिक मुद्दे क्या है? गोपनीयता, भेदभाव, जीन एडिटिंग की नैतिकता क्या है? और आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों के बारे में चिंता है, ठीक है। तो ये नैतिकता वही है, जैसे इसका एक उदाहरण से समझ सकते हैं। क्या शक्तिमान में एक डॉक्टर था जो अलग अलग जीवों का प्रयोग करके अलग अलग जीवों को बनाता था। तो जीन एडिटिंग करके एक से एक प्रयोग करके कुछ गलत उपयोग ना हो जाए, तो वही नैतिक मुद्दा है, ठीक है। तो जीनोम, हाँ, डॉक्टर क्लिविस ही नाम था, पता नहीं, ध्यान नहीं। तो जीनोम जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित कर रहा है। आगे देखते हैं। कृत्रिम मधुरक जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ठीक है। परिभाषा, वे पदार्थ जो चीनी की तुलना में अधिक मीठे होते हैं लेकिन उनमें कैलोरी कम या बिल्कुल नहीं होती है। अच्छा, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, वे पदार्थ जो चीनी की तुलना में अधिक मीठे होते हैं लेकिन उनमें कैलोरी कम या बिल्कुल नहीं होती है।
पर चीनी के विकल्प के रूप में उपयोग तो किए जाते हैं, विशेष रूप से मधुमेह वाले लोग या वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं लोग इसका उपयोग करते हैं। प्रकार क्या है, कुछ नाम है, ठीक है, नाम को भी ध्यान रखना है। मान लेते हैं 5-6 लिस्ट दे दो, उसमें कृत्रिम स्वीटनर्स न हो, केमिकल नाम रहे। एस्पार्टम कर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है लेकिन उच्च तापमान पर अस्थिर हो जाता है। ये सुक्रालोज गर्मी स्थिर कई खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, यानी गर्मी में स्थिर रहता है ये, इसलिए कई खाद्य पदार्थों में इसका प्रयोग होता है। सैक्रिन जो सामान्य नाम है, सुने भी होंगे, आइसक्रीम ये सब में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पुराने कृत्रिम मधुरकों में से एक, कुछ लोगों में कड़वा स्वाद आ सकता है। स्टेविया प्राकृतिक रूप से प्राप्त, स्टेविया पौधे से निकाला जाता है। फिर है एसलेफेम पोटेशियम ASEK, आमतौर पर अन्य मधुरकों के साथ मिलाया जाता है। फिर है एडवांटेम, स्पार्टम से भी अधिक मीठा होता है एडवांटेम। तो ये सब कुछ कृत्रिम स्वीटनर्स या फिर कृत्रिम मधुरक या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के उदाहरण है। उपयोग क्या है, आहार, सोडा और अन्य कम कैलोरी वाले पेय पदार्थ में, ठीक है, सोडा ये सब, कोला ये सब, फंटा ये सब में स्वीटनर्स का प्रयोग होगा। मिठाई, गम, दही और अन्य खाद्य उत्पाद में। टेबल टॉप स्वीटनर दवाएं में भी प्रयोग होता है। फिर लाभ, कैलोरी की मात्रा इसमें कम होती है। रक्त शर्करा के स्तर पर कम प्रभाव ही डालता है। दांतों के लिए भी बेहतर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चिंताएं और विवाद क्या है, तो इससे रिलेटेड अभी कुछ और बच गया है कि कुछ अध्ययनों में कृत्रिम मधुरकों को स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा गया है, लेकिन अधिकांश नियामक एजेंसियां उन्हें उपयोग के लिए सुरक्षित मानती है। भूख और वजन, कुछ अध्ययनों में से पता चलता है कि वे भूख बढ़ा सकते हैं या वजन घटाने में बाधा भी डाल सकते हैं। आंत स्वास्थ्य, तो क्या है, आंत के माइक्रोबायोम पर संभावित प्रभाव, सिर दर्द और अन्य दुष्प्रभाव इसका हो सकता है। कुछ लोगों को कुछ कृत्रिम मधुरकों से दुष्प्रभाव का अनुभव हो सकता है। नियामक अनुमोदन, खाद्य और औषधि प्रशासन FDA और अन्य नियामक एजेंसियां कृत्रिम मधुरकों की सुरक्षा का मूल्यांकन करती है। कर वे स्वीकार्य दैनिक सेवन स्तर स्थापित करते हैं। कृत्रिम मधुरक चीनी के विकल्प के रूप में उपयोग हो सकते हैं, लेकिन उनका उपयोग संयम और संभावित जोखिमों के बारे में जागरूक होकर किया जाना चाहिए। उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रभावों पर सोच जारी है। किसी भी आहार परिवर्तन के बारे में डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ से बात करना हमेशा सबसे अच्छा होता है। आगे सिकल सेल रोग, ये भी कुछ समय पहले खबरों में रहा था, ये लगभग सालों पहले का क्वेश्चन है। परिभाषा, कर एक आनुवांशिक रक्त विकार जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य गोल आकार के बजाय सिकल अर्धचंद्राकार, जिसको बोल सकते हैं हसुआ की तरह, ठीक है, आकार की हो जाती है। या फिर जो चांद आधा होता है, 1-2 दिन जाता है किसी भी पक्ष का, तो उस प्रकार का हो जाता हो, तो अर्धचंद्राकार आकार की हो जाती है। सिकल आकार की कोशिकाएं कठोर, चिपचिपी और आसानी से रक्त वाहिकाओं में फंस जाती है। कारण क्या है, हीमोग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन, म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। माता पिता दोनों से उत्परिवर्तन जीन की विरासत प्राप्त होती है। करा लक्षण क्या है, एनीमिया, रक्त की कमी, सिकल कोशिकाओं का जीवन काल कम होता है। दर्द और संकट, सिकल कोशिकाएं रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध करती है, जिससे ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि वो टेढ़ा मुड़ा होता है, तो क्या है, धमनियों में वो सही से प्रवाह नहीं हो पाता है। संक्रमण प्लीहा, क्षतिग्रस्त हो सकता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अंग क्षति, रक्त की आपूर्ति में कमी से गुर्दे, फेफड़े, हृदय और मस्तिष्क जैसे अंगों को नुकसान हो सकता है। विलंबित वृद्धि और विकास, यानी देरी से वृद्धि भी होगा, विकास भी इसका होगा, यानी बच्चों का, जिसमें है ये स्ट्रोक, आघात। निदान क्या है, रक्त परीक्षण, हीमोग्लोबिन, इलेक्ट्रोफोरेसिस या DNA परीक्षण। नवजात स्क्रीनिंग, जन्म के समय सिकल सेल रोग का पता लगाने के लिए भी जांच होनी चाहिए। आगे उपचार, दर्द प्रबंधन, दर्द निवारक दवाएं, रक्तदान, रक्त की कमी को दूर करने और ऑक्सीजन की आपूर्ति में सुधार करने के लिए। हाइड्रोक्सिया, अच्छा वहीं पे खत्म हो गया ना, हाइड्रोक्यूसिया, ये क्या है, सिकल कोशिकाओं के उत्पादन को कम करने के लिए अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण। अच्छा
ये एक उपचार का तरीका है जो यहीं पे खत्म हो रहा है, सॉरी। सिकल कोशिकाओं के उत्पादन को कम करने के लिए प्रयोग होता है। फिर है अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, एकमात्र संभावित इलाज लेकिन जोखिम भरा। फिर है जीन थेरेपी, ये क्या है, एक प्रयोगात्मक उपचार जो भविष्य में सिकल सेल रोग को ठीक कर सकता है। क्या है, जीन थेरेपी। फिर है टीकाकरण, संक्रमण से बचाने के लिए यूज किया जा सकता है। जटिलताएं इसके क्या है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, फेफड़े में दर्द और सांस लेने में कठिनाई। फिर है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, फेफड़े में रक्तचाप में वृद्धि, गुर्दे की समस्याएं, अंधापन, स्ट्रोक, अंग विफलता, ये सब क्या है, इसकी जटिलताएं हैं सिकल सेल एनीमिया की। प्रबंधन की बात किया जाए तो नियमित चिकित्सा जांच, पर्याप्त जल योजन, स्वास्थ्य आहार, धूम्रपान से बचना, तनाव कम करना, संक्रमण से बचाव। आनुवंशिक परामर्श की बात किया जाए तो सिकल सेल रोग के वाहक जोड़ों के लिए ये कुछ वाहक भी है। इसका प्रभाव क्या है, सिकल सेल रोग दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है, खासकर अफ्रीकी, भूमध्य सागरीय, मध्य पूर्वी और भारतीय मूल के लोगों को भी। निष्कर्ष है कि सिकल सेल रोग एक गंभीर आनुवंशिक विकार है, लेकिन शुरुआती निदान और उचित प्रबंधन से जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। अनुसंधान नए और बेहतर उपचारों की खोज जारी रखे हुए है। फिर है 3D प्रिंटिंग तकनीक, ये क्या है, तो ये भी कुछ समय पहले खबरों में रहा था। परिभाषा क्या है कि एक योज्य विनिर्माण एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया जिसमें एक डिजिटल 3D डिजाइन से परत दर परत सामग्री जोड़कर 3 आयामी वस्तुएं बनाई जाती है। 3D प्रिंटर नामक मशीन का उपयोग भी किया जाता है। प्रक्रिया क्या है, डिजाइन, पहला डिजाइन कर 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक डिजिटल डिजाइन बनाया जाता है। फिर स्लाइसिंग किया जाता है, दूसरे स्टेप में डिजाइन को पतली परतों में विभाजित किया जाता है। फिर है मुद्रण, 3D प्रिंटर परत दर परत सामग्री जमा करता है जब तक कि पूरी वस्तु नहीं बनाई जा सकती है। फिर है पोस्ट प्रोसेसिंग, वस्तु को चिकना करने, रंगने या समर्थन सामग्री हटाने जैसे अतिरिक्त चरणों की आवश्यकता हो सकती है। तो एक कुछ चरण है 3D प्रिंटिंग करने का। फिर है सामग्री, प्लास्टिक जैसे PLA, ABS, नायलॉन, ये सब वस्तु चाहिए जिसपे उसको प्रिंट करना है। धातु जैसे टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, स्टील, सिरेमिक, ये सब कुछ पदार्थ चाहिए। रेसिन चाहिए, कंक्रीट चाहिए, मानव कोशिकाएं, बायो प्रिंटिंग करने के लिए मानव कोशिका की भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है। फिर है प्रकार, फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। अच्छा, ये प्रिंटिंग का शायद यहाँ प्रकार बता रहा हूँ। फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, प्लास्टिक फिलामेंट को पिघलाकर जमा किया जाता है। फिर है स्टीरियोलिथोग्राफी, तरल रेसिन को लेजर से ठीक किया जाता है। फिर है सिलेक्टिव लेजर सिटरिंग पढ़ेंगे, कर पाउडर सामग्री को लेजर से सिंटर किया जाता है। फिर है डायरेक्ट मेटल लेजर सिटरिंग, कर धातुओं के लिए SLS की एक प्रकार है। मल्टी जेट फ्यूजन, पाउडर सामग्री को इंजेक्ट और फ्यूज किया जाता है। तब इतना डीपली ये सब पूछेगा नहीं, लेकिन फिर से कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ये प्रकार देख लेना। अनुप्रयोग, कर उत्पादन, प्रोटोटाइप बनाना, कस्टम पार्ट्स बनाना, छोटे पैमाने पर उत्पादन। यानी कहाँ इसका प्रयोग हो सकता है, तो सबसे पहले यहाँ उत्पादन में प्रोटोटाइप यानी किसी चीज का नक्शा ये सब बनाना, कस्टम पार्ट्स बनाना, छोटे पैमाने पर उत्पादन, चिकित्सा में प्रत्यारोपण, कृत्रिम अंग, सर्जिकल प्लानिंग, ये सब उसका क्या है बोल सकते हैं सर, उसका भी प्रोटोटाइप बनाया जा सकता है। एरोस्पेस, हल्के वजन वाले घटकों का निर्माण। फिर है ऑटोमोटिव, अनुकूलित कार पार्ट्स निर्माण, घर और इमारतों का निर्माण, यानी उसका एक तरह से प्रोटोटाइप ही बोल सकते हैं 3D प्रिंटिंग के लिए। शिक्षा, छात्रों को डिजाइन और विनिर्माण के बारे में सिखाना। कला और डिजाइन, मूर्तिकला और अन्य कलाकृतियों का निर्माण। बायो प्रिंटिंग, अंगों और उत्तकों का भी निर्माण, मतलब कि वो भी प्रिंटिंग के रूप में 3D। लाभ, डिजाइन की स्वतंत्रता, तेजी से प्रोटोटाइप बनाना। ठीक है, प्रोटोटाइप मतलब एक तरह का किसी चीज का खाका तैयार करना। अनुकूलन, कम अपशिष्ट, जटिल ज्यामिति बनाने की क्षमता। चुनौतियां, कुछ सामग्रियों की सीमित उपलब्धता, बड़ी वस्तुओं को मुद्रित करने में लगने वाला समय। लागत भी है, कुछ प्रौद्योगिकी की लागत भी की जरूरत पड़ेगी। उत्पादन की गति, भविष्य क्या है, नई सामग्रियों का विकास, मुद्रण गति और सटीकता में सुधार। अधिक अनुप्रयोगों में उपयोग हो सकता है, बड़े पैमाने पर इसका निर्माण विनिर्माण भूमिका में भी होगा। तो 3D प्रिंटिंग एक शक्तिशाली तकनीक है जिसमें विभिन्न उद्योगों में क्रांति लाने की क्षमता है। फिर है इबेरियन लैंक्स, तो एक प्रकार की बिल्ली का टाइप है। ठीक है, परिभाषा, वैज्ञानिक नाम है लिंक्स पैरिडिनस। फिर है बिल्ली परिवार है। ठीक है,
हेलिडी का सदस्य है। दुनिया की सबसे संकटग्रस्त बिल्ली प्रजातियों में से एक है। तो कुछ समय पहले यह स्पेन और पुर्तगाल में 94 के आसपास था और अभी बताया जा रहा है 2000 के आसपास ये पहुंच गया है। इसीलिए पहले लुप्तप्राय ग्रुप में इसको माना गया था, बट अब इसको क्या कर दिया गया है, संकटग्रस्त ग्रुप में रखा गया है। फिर है केवल आइबेरियाई प्रायद्वीप, स्पेन और पुर्तगाल में ये पाया जाता है। विशेषताएं यदि कहें तो मध्यम आकार, लगभग 85 से 110 सेंटीमीटर ये लंबा होता है, 45 से 70 सेंटीमीटर ये ऊंचा होता है। वजन कितना है, 914 किलोग्राम। पहचान योग्य तो विशिष्ट काले धब्बे, नुकीले कान और दाढ़ी। फिर है उत्कृष्ट शिकारी, खरगोशों का शिकार करने में ये विशेषज्ञता रखता है। कौन? ये क्या था, इरेवियन लिंक्स। आवास की बात करें तो भूमध्य सागरीय झाड़ियों और वुडलैंड में पाया जाता है। खरगोशों की उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में ये पाया जाता है, क्योंकि इसका ये आहार है, तो जहाँ पे ये पाया जाएगा वहीं पे ये भी पाया जाएगा। आहार, मुख्य भोजन वही है, यूरोपीय खरगोश। कभी कभी छोटे स्तनधारी और पक्षी को भी खा लेता है। व्यवहार, एकांत प्राणी, ज्यादातर अकेले रहते हैं। पारदेशिक, अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं। शर्मीले और मायावी, मनुष्यों से बचने की प्रवृत्ति ये रखते हैं। खतरे, आवास का नुकसान, कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण। शिकार की कमी तो खरगोशों की आबादी में गिरावट। शिकार तो अवैध शिकार भी इसका किया जाता है। किसका? तो बिल्ली का। शिकार, अवैध शिकार, सड़क दुर्घटनाएं तेजी से बढ़ते सड़क नेटवर्क के कारण। आनुवांशिक विविधता की कमी, छोटी आबादी के कारण। संरक्षण के प्रयास की बात किया जाए तो संरक्षण कार्यक्रम यूरोपीय संघ और स्पेन सरकार द्वारा वित्त पोषित है। आवास पुनर्स्थापन, जंगल को बहाल करना, खरगोश आबादी का प्रबंधन है, खरगोशों की संख्या बढ़ाना, बंधक प्रजनन कार्यक्रम, खतरों को कम करने के लिए रिलीज कार्यक्रम, बंधक में जन्मे लिंक्स को जंगल में छोड़ना, जागरूकता अभियान, लोगों को लिंक्स के महत्व के बारे में शिक्षित करना। सफलता, जनसंख्या में वृद्धि 2002 में 100 से कम व्यक्ति को से बढ़कर अब 1000 से अधिक हो गया है। आवास का विस्तार, लिंक्स अब अधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। चुनौतियां क्या है? दीर्घकालिक संरक्षण, यह सुनिश्चित करना है कि लिंक्स की आबादी स्थिर और टिकाऊ हो। जलवायु परिवर्तन, संभावित प्रभावों से निपटान। नए खतरों का समाधान क्या है? उदाहरण के लिए बीमारियों का प्रसार। महत्व, जैव विविधता का संरक्षण, एक अनूठी और महत्वपूर्ण प्रजाति को बचाना। पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन, ये तो एक टॉपिक ही है। खरगोशों की आबादी को नियंत्रित करना है। प्रकृति पर्यटन, स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसर प्रदान करना। निष्कर्ष, इबेरियन लिंक्स के संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन आगे भी बहुत काम करना बाकी है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह खूबसूरत बिल्ली आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवित रहे। आगे देखते हैं। अच्छा, आगे नहीं देखेंगे, खत्म हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले दिन, हो सकता है करंट अफेयर्स से, ठीक है, या फिर क्या है, सीसेट के कंप्रीहेंशन पार्ट से। एप्टीट्यूड और रीजनिंग को अभी फिलहाल अब रोकना होगा, ठीक है। चलिए, आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए।